नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फील स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको भारतीय अर्थशास्त्र से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो आपकी आगामी परीक्षा, चाहे यूपीट्रिपल की परीक्षा हो या रेलवे की परीक्षा हो, अभी जो आपकी सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा होने वाली है, वीडियो की परीक्षा होने वाली है और लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और यूपीट्रिपल की पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। संभावना भी इनकी बहुत ज़्यादा है जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। सारे क्वेश्चन आप लोग पूरे देखिए, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए। सारे वीडियो देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, तुरंत दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहले ही बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाली घंटी भी जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोग तुरंत होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, क्वेश्चन हमारा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए। ऑप्शन बी, इसे जन उन्मुख होना चाहिए। ऑप्शन सी, इससे सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के राष्ट्रीय बचाव होने चाहिए। तो दोस्तों, इसमें क्या सही है? ऑप्शन इसमें दिया है, ऑप्शन ए है 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी है 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और 4 सही है। और ये ऑप्शन डी 1, 2 और 4 सही है। तो दोस्तों, इसमें इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इसे जन उन्मुख होना चाहिए अर्थव्यवस्था को। तो इसमें जो पहला है ये नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? ऑप्शन ए है कृषि। ऑप्शन बी है हस्तशिल्प। ऑप्शन सी है निर्माण या ऑप्शन डी पर्यटन। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका 2018 में, और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि कृषि पहले भी थी, हस्तशिल्प होता था, हाथ से बने सब सामान बनाए जाते थे, निर्माण कार्य भी हो रहा था उस समय। जो पर्यटन का था ये नहीं था, क्योंकि उस समय आवागमन के साधन इतने नहीं थे कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने के लिए जाए। बहुत आवश्यकता होती थी तब आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन ए है नीलकंठ है। ऑप्शन बी है प्रोफेसर JK मेहता। ऑप्शन सी VN गाडगिल या ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। दोस्तों, आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत जो है प्रोफेसर JK मेहता जी ने दिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है योजना आयोग। ऑप्शन सी है वित्त आयोग या ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों, यहाँ क्रम चेंज हो गया है, लेकिन क्वेश्चन पूरे 50 हैं। कलकत्ता, जो अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है RC देसाई। ऑप्शन बी है PC महालोबिन्स। ऑप्शन सी है दादाभाई नौरोजी या ऑप्शन डी VKRV राव। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आया है और उसका सही आंसर है ऑप्शन बी PC महालुनोबिस ने की थी। कब की थी? ये 1951 में अभी दोस्तों अभी क्वेश्चन आया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का योगदान लगभग कितना है? ऑप्शन ए है 38%। ऑप्शन बी है 35%। ऑप्शन सी 25% या ऑप्शन डी
15%। दोस्तों व्यायाम परीक्षा में आया है और सही आंसर है 15%। दोस्तों 15% जो है इसका योगदान है दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योग? सकल राष्ट्रीय आयोग हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती हैं विदेशी आय, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष आय, ऑप्शन सी पूंजी खपत भत्ता या ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कर। तो दोस्तों इसमें जो है पूंजी खपत भत्ता शामिल होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए है 6.1%, ऑप्शन बी है 7.4%, ऑप्शन सी है 7.6% या ऑप्शन डी 7.72%। दोस्तों आबकारी सिपाही में क्वेश्चन आया था ये और उसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7.4%। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2014-15 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में 7.4 की वृद्धि हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1947 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? दोस्तों 1947 की बात करी गई है इसमें। ऑप्शन ए है 249.6, ऑप्शन बी 349.6, ऑप्शन सी 449.6 या ऑप्शन डी 549.6। दोस्तों कनिष्क सहायक में क्वेश्चन आ चुका है ये, उसका सही आंसर है 249.6। 1947 में प्रति व्यक्ति आय थी। जो आज 86,668 रुपया वार्षिक हो गई है। 86,668 रुपये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से वो कौन सा अर्थशास्त्री नहीं है? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है VKRV राव, ऑप्शन सी है RC देसाई या ऑप्शन डी प्रशांत चंद्र महलनोबिस। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और उसका सही आंसर है प्रशांत चंद्र महलनोबिस। दोस्तों राष्ट्रीय आय किसी देश की आय का एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में मौद्रिक मूल्य होते हैं। ये राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी उसी के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था तो देश का विकास आगे बढ़ता है। कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, VR राव थे, RC देसाई थे। प्रशांत चंद्र महलनोबिस एक महान वैज्ञानिक और संख्याविद थे दोस्तों, ये अर्थशास्त्री नहीं थे। ऑप्शन से भी बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? ऑप्शन ए है 54%, ऑप्शन बी है 58%, ऑप्शन सी है 62% या ऑप्शन डी 66%। तो दोस्तों इसमें पूछा है कितने प्रतिशत, तो दोस्तों इसमें 54% जो है लोग हैं जो प्राथमिक स्रोत आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्रोत है? प्राथमिक स्रोत पूछा है दोस्तों इसमें। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है सहकारिता या ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। दोस्तों लोअर द्वितीय में आया है और दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र अगर पूछेंगे तो हमेशा प्राथमिक कृषि की होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने किस देश में भारत अफ्रीकी कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के साथ अप्रैल 2019 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों किस देश के साथ किए थे? ऑप्शन ए है जम्बिया, ऑप्शन बी है मालवी, ऑप्शन सी है तंजानिया या ऑप्शन डी केनिया। तो दोस्तों भारत ने मालवी के साथ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मालवी के साथ भारत अफ्रीका कृषि ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
एमरजेंसी सर्विस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो 2018-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज, चावल और गेहूं का उत्पादन किए जाने का अनुमान है? दोस्तों ये क्वेश्चन 2019 में आया था, उसी के अनुसार पूछा गया कि उस समय कितना अनुमान था। तो ऑप्शन ए है 183.37, ऑप्शन बी है 383.37, ऑप्शन सी है 283.37 या ऑप्शन डी 483.37। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 283.37 मिलियन टन अनाज उत्पादन का अनुमान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की थी? ऑप्शन ए है हरित क्रांति, ऑप्शन बी है श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी है स्वर्ण क्रांति या ऑप्शन डी पीली क्रांति। दोस्तों तिलहन के लिए जो पूछा गया है तो इसके लिए पीली क्रांति होगी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? दोस्तों इसमें विशेष कृषि क्षेत्र पूछा है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तराखंड या ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों कृषि प्रौद्योगिकी में क्वेश्चन पूछा चुका है, सही आंसर है उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो विशेष कृषि क्षेत्र है स्थापित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। विशेष कृषि क्षेत्र में कृषि गतिविधियों के लिए प्राथमिकता सिंचाई सुविधाओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्र का स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। भारत सरकार के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत 2005 में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत होता है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी व्यापारिक बैंकों द्वारा, ऑप्शन सी सहकारी बैंकों द्वारा या ऑप्शन डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य है किसानों की फसल को जरूरत के साथ फसलोत्तर गतिविधियों के लिए आवश्यकता अनुसार और उस समय कम लागत पर प्रभावी तरीके से ऋण सहायता मुहैया कराई जाए। यह योजना जो है बैंक शाखाओं ऐसे किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करता है जो अन्यथा फसल संबंधी गतिविधियों का पालन करते हैं और इसको जो है नाबार्ड के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन क्या था? दोस्तों उस समय का क्वेश्चन है इसमें, तो इसलिए उसी ईयर के लिए पूछा गया है। ऑप्शन ए है लगभग 8 ट्रिलियन घाटा है, ऑप्शन बी लगभग 10 मिलियन टन घाटा है बढ़ा है, ऑप्शन सी न घाटा है और ना ही बढ़ा है या ऑप्शन डी लगभग 8 मिलियन टन बढ़ा है। तो दोस्तों ये उस समय का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लगभग 8 मिलियन टन का घटा हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न था। ऑप्शन ए 265 मिलियन टन, ऑप्शन बी 257 मिलियन टन, ऑप्शन सी 255 मिलियन टन या ऑप्शन डी 270 मिलियन टन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 257 मिलियन टन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ऑप्शन ए है 1300 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी है 1325 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 1410 रुपये प्रति क्विंटल या ऑप्शन डी 1370 रुपये प्रति क्विंटल। दोस्तों चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1410 रुपये प्रति क्विंटल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? ऑप्शन ए है अधिकतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन बी है न्यूनतम समर्थन मूल्य या ऑप्शन सी मध्यम समर्थन मूल्य या ऑप्शन डी प्रभावी समर्थन मूल्य। दोस्तों जो सरकार जो घोषणा करती है फसल की सहायता देने के लिए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादकों के लिए हर प्रकार से करती है। इसके द्वारा सरकार कृषकों को आश्वासन देती है कि खाद्यान्न की कीमतें में नियमित नीचे गिरने नहीं देंगे, और यदि गिरेगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं गिरेंगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूरी क्रांति किसको बल देने का केंद्रित है? ऑप्शन ए है चाय और कॉफी के उत्पादन में, ऑप्शन बी है कच्चे चमड़े के उत्पादन में, ऑप्शन सी उर्वरक के उत्पादन के वृद्धि, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भूरी क्रांति के लिए जो है उर्वरकों के उत्पादन में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि के लिए की गई है। जबकि श्वेत क्रांति का जो वो है वो दूध उत्पादन के लिए है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पीत क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन ए है मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन बी अनाज उत्पादन, ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन, या ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन। तो दोस्तों पीत क्रांति का संबंध तिलहन से है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पे है। मत्स्य उत्पादन का मछली से है, दुग्ध का दूध से है, और अनाज का तो आप जानते ही हैं खदान से है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण है? ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारण ये कृषि लागत और मूल्य आयोग पर निर्भर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। किसी राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसान के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, या ऑप्शन डी केरल। दोस्तों ग्राम पंचायत अधिकारी का क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ग्राम पंचायत अधिकारी में सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015 में सर्वप्रथम किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? दोस्तों ऑप्शन ए सेवा कर, ऑप्शन बी है वित्तीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है पर्यटन का क्षेत्र, या ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। दोस्तों मेरुदंड अगर पूछा जाता है कभी भी तो कृषि क्षेत्र ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे देश में कृषि होती है, अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्धारित है। कृषि को ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। राजस्व निरीक्षक में क्वेश्चन आ चुका था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए है टोकरी बुनने वाला, ऑप्शन बी है माली, ऑप्शन सी है कुम्हार, या ऑप्शन डी पुजारी। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से जो जुड़ा नहीं है वो पुजारी वाला जो रोजगार है ये नहीं जुड़ा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1980, या ऑप्शन डी 1965 में। दोस्तों भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1970 में की गई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए है आर मिश्रा, ऑप्शन बी है केसी मेहता, ऑप्शन सी है एम एस स्वामीनाथन, या ऑप्शन डी पी महेश्वरी। तो भारत में 1960 के दशक के मध्य 1967-68 में कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, और जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति का श्रेय जाता है अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है ये।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन ए है तंबाकू, ऑप्शन बी है कोपरा, ऑप्शन सी है सब्जी या ऑप्शन डी पटसन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सब्जी और फल। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि तंबाकू, कोपरा, पटसन ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है अरहर, ऑप्शन बी है मसूर, ऑप्शन सी है उड़द या ऑप्शन डी मूंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मसूर। मसूर की दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। वर्ष 2016-17 के दौरान अरहर का दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूंग का मूल्य, उड़द का मूल्य रखा गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया? ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है तंबाकू, ऑप्शन सी है धान या ऑप्शन डी गेहूं। तो दोस्तों वर्ष 1965 में जो न्यूनतम मूल्य रखा गया था, घोषित किया था, वो धान के लिए किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के दो मुख्य दोषों में से नहीं है? ऑप्शन ए भंडारण की सुविधा की कमी, ऑप्शन बी परिवहन की कमी, ऑप्शन सी अनुकूल मंडी या ऑप्शन डी मार्केटिंग इंटेलिजेंस की कमी। दोस्तों भारत में कृषि विपणन के दो मुख्य दोष निम्न हैं। भंडारण की कमी है, परिवहन की कमी है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस की कमी है, वित्तीय सोर्स की कमी है। जो अनुकूल मंडी है इसकी कमी नहीं है, क्योंकि मंडी हर जगह है यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ICAR रैंकिंग के अनुसार वर्ष 2016-17 में भारत में कृषि विश्वविद्यालय की सूची में इनमें से कौन सा कृषि संस्थान शीर्ष पर है? ऑप्शन ए है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, ऑप्शन बी है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ऑप्शन सी कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु, ऑप्शन डी असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट। तो दोस्तों इसमें शीर्ष पे जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जो नहीं है? ऑप्शन ए है भारत का कपास निगम, ऑप्शन बी भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन सी कृषि लागत और कीमतों का आयोग या ऑप्शन डी भारत के कृषि निगम। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो इसमें सही है, भारतीय कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए कपास निगम, नफेड, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कृषि लागत निगम उत्तरदायी हैं, जबकि भारतीय कृषि निगम ये ऐसा संगठन कोई है नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी? 2020 तक सब्सिडी दी। ऑप्शन ए है 2017, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 2015 या ऑप्शन डी 2018। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आया था और सही आंसर है 2018। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। वर्ष 2019-20 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल था। ऑप्शन ए 1620, ऑप्शन बी है 1460, ऑप्शन सी है 1280 या ऑप्शन डी 1840। दोस्तों राज्य मंडी परिषद में क्वेश्चन आया था और 1920 में पूछा गया था, उस समय इसका समर्थन मूल्य 1840 था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी 1946 या ऑप्शन डी 1952। दोस्तों अधिक अन्न उपजाओ जो है 1948 में आरंभ किया गया था।
इसका उद्देश्य किसानों के लिए बेहतर तकनीक की व्यवस्था करना था ताकि उपज की मात्रा बढ़ाई जा सके। यह अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन बोलते हैं। भारत में मुख्य नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया के लिए सब्सिडी को एक नीति के माध्यम से विनियमित किया गया है, जिससे इसे किसानों को डैश डैश प्रति टन के अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है 4,730, ऑप्शन बी है 3,950, ऑप्शन सी है 2,480 या ऑप्शन डी 5,360। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5,360 प्रति टन के अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रदान किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं या ऑप्शन डी मक्का। तो दोस्तों सोनालिका और कल्याण सोना जो है गेहूं से संबंधित बीज है जो उच्च पैदावार के लिए जाने जाते हैं। जैसे गेहूं के अन्य किस्में हैं मालवीय 533, आरएल 217, 213, केएरएल 230, सुजाता डीएल 830 आदि हैं। सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 24 या ऑप्शन डी 18। दोस्तों सही आंसर है 18, ऑप्शन सी 24 फसलें हैं जो इनका न्यूनतम समर्थन सरकार करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है केला या ऑप्शन डी पपीता। दोस्तों कृषि प्रविधिक में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूसा हाइब्रिड 4 जो है टमाटर की प्रजाति है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यदि उपयोग इस्तेमाल की दर प्रति हेक्टेयर 3 किलोग्राम कीटनाशक है तो 0.4 हेक्टेयर के छिड़काव में के लिए सिमजीन 80% WP की कितनी मात्रा का उपयोग होगा आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए है 1 kg, ऑप्शन बी है 2 kg, ऑप्शन सी है 3 kg, ऑप्शन सी है 1.5 kg या ऑप्शन डी 0.75 kg। सही आंसर है ऑप्शन 1.5 kg, 1.5 kg लगेगा इसमें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट रूम चलते हैं। छिड़काव के लिए किए जाने वाले द्रव की सांद्रता की गणना करें जब 1.51 मोनोक्रोटोफास 36 AC को 1000 छिड़काव को 10,001 छिड़काव का द्रव बनाकर 2 हेक्टेयर मिर्च की फसल में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है 0.01%, ऑप्शन बी है 0.05%, ऑप्शन सी है 0.04% या ऑप्शन डी 0.03%। तो सही आंसर दोस्तों है 0.05%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए गन्ने के निचले 1/3 भाग से, ऑप्शन बी है गन्ने के ऊपरी 1/3 भाग से, ऑप्शन सी है गन्ने के मध्य 1/3 भाग से या ऑप्शन डी पार्श्व की कलियां से। दोस्तों गन्ने के मामले में रोपण सामग्री जो है गन्ने के ऊपरी भाग 1/3 भाग से प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। मार्च 2018 में भारत सरकार ने 2020 तक किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी। इस पहल का उद्देश्य था सभी गांवों में यूरिया की पूर्ति निश्चित कराना। ऑप्शन बी वैज्ञानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कराना। ऑप्शन सी भूमि के आकार के बावजूद सभी किसानों को यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराना या ऑप्शन डी यूरिया की निर्बाध आपूर्ति का उपयोग करके बेहतर कृषि का उत्पादन करना। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आया था और ये इसका सही आंसर है वैज्ञानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति निश्चित कराना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन सी 2 कृषि उत्पादक हैं? ऑप्शन ए है गेहूं चावल, ऑप्शन बी है मक्का चावल, ऑप्शन सी है गेहूं चावल और चीनी या ऑप्शन डी गेहूं चीनी। दोस्तों व्यायाम परीक्षा में आया क्वेश्चन है। सही आंसर है चावल और चीनी। भारत से निर्यात की जाने 2 शीर्ष वस्तुएं हैं चावल और चीनी। तो दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जो इकोनॉमिक्स बेस्ड थे और आपके जीएस में इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग आपका 90 से 95% अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इन्हीं में से पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप
ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो एंड करने से पहले अगर आप दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब लाइक और शेयर जरूर करें।